हम लोग भारतीय प्लेट की भूभौतिकी पढ़ रहे थे, जिसमें भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर खिसका और प्लेट विवर्तनिकी के फलस्वरूप यूरेशियाई महाद्वीप या यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न भौगोलिक और भौगोलिक घटनाएं हुईं और उनके अनेक साक्ष्य हैं। उन साक्ष्यों का अध्ययन करते समय हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से उनके विभिन्न प्रमाण हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं कि इंडिया स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा प्रश्न एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि भारत की भूमि पश्चिम से पूरब ढली है, जिसके 3 बिंदु आपको बताने होंगे इंटरव्यू में या लिखने होंगे। निश्चित रूप से भारत का पश्चिमी भाग ऊंचा है आज और पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा नीचे है। इसके पहले भारत का प्रवाह पूरब से पश्चिम था, जिसके साक्ष्य रूप में इंडो ब्रह्म नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदियाँ थीं। निश्चित रूप से आज भारत की भूमि पश्चिम से पूरब ढली है, जिसका साक्ष्य है भारत का प्रवाह पश्चिम या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ। जैसे गंगा या हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ और चंबल, बेतवा, केन, सोन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ पश्चिम से पूरब बह रही हैं, जो साक्ष्य हैं कि भारत की भूमि पश्चिम से पूरब ढली है। अब इन नदियों के पश्चिम से पूरब प्रवाह या दिशा परिवर्तन का कारण क्या है, इसके स्पष्टीकरण के लिए हमको भारत की भूभौतिकी या प्लेट टेक्टोनिक का सहारा लेना होगा, जिसमें हमें स्पष्ट करना होगा कि जब भारत का पश्चिमी भाग यूरेशिया प्लेट से टकराया और विशेष रूप से अरावली का अग्रभाग तिब्बतन प्लेट से द्रास के पास टकराया, उस समय भारत का यह पश्चिमी पठारी भाग ऊपर उठ गया और पूरब का भाग धंस गया, जिसके फलस्वरूप भारत की भूमि पश्चिम से पूरब ढल गई और उसके परिणाम स्वरूप भारत की अधिकांश नदियाँ उत्तर पश्चिम या पश्चिम से दक्षिण पूरब प्रवाहित होती हैं। इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य के आधार पर देते हैं। इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ पीक ऑफ वेस्टर्न घाट डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अर्थात भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के चोटियों की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर जाने पर घटती है। यदि आप देखें तो केरला में अनैमुदी 2695 मीटर ऊंची प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसके उत्तर जाने पर वेस्टर्न घाट माउंटेन पर ही दोदा बेटा 2670 मीटर ऊंची है और इसके उत्तर जाने पर कर्नाटका में मुलनगिरी, फिर कुद्रेमुख लगातार ऊंचाई में कम होती जाती हैं, फिर महाबालेश्वर और कंसुबाई। इस तरह से इस ऊंचाई के घटते क्रम पर भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ऊंचाई का घटना तो एक सत्य है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर ही किया जा सकता है, जिसमें हमको पुनः वही चीज़ एक्सप्लेन करना होगा कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग सबसे पहले तिब्बत पठार के द्रास स्थान पर टकराया। अरावली के टकराने के फलस्वरूप इसका पश्चिमी भाग, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग ऊपर उठा, लेकिन जैसा कि हम लोग इसको सरलीकृत किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं कि जब सांड की बाएं सींग अर्थात अरावली और दाहिने सींग अर्थात राजमहल तिब्बत पठार से टकराई, तो प्रायद्वीपीय पठार का या सांड का पश्चिमी भाग ऊपर उठा और उसमें भी दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा उठा, क्योंकि 2
लड़ते सांड को अगर आप देखें तो दोनों का अग्रभाग नीचे झुका रहता है, सींग में सींग फंसी रहती है, लेकिन दोनों का पिछाड़ी भाग, बैक पार्ट ऊंचा रहता है। यही कारण है कि अनईमुदी सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है। उससे कम ऊंचाई की चोटियां क्रमशः उत्तर जैसे दोदा बेटा, बुलनगिरी, कुद्रेमुख, महाबालेश्वर, कंसुबाई हैं। लेकिन यदि इनमें कोई अपवाद है तो उसका भी टेक्टोनिक कारण है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अनईमुदी प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिणतम ऊंची चोटी तो नहीं है। दक्षिणतम ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी है जो 1600 मीटर के आसपास है। इसका मतलब हुआ कि महेंद्रगिरी जो दक्षिणतम चोटी है वह अनईमुदी से कम ऊंची है। इसको भी विवर्तनिकी दृष्टि से ही आप व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें आपको बताना होगा कि कावेरी नदी के आसपास एक ग्रेट मयूर फॉल्ट है और उसके दक्षिण का भाग नीचे लचक गया, अर्थात अनईमुदी के उत्तर जाने पर चोटियों की ऊंचाई क्रमशः घटती है और अनईमुदी से दक्षिण जाने पर भी चोटियों की ऊंचाई क्रमशः घटती है। इस प्रकार से टेक्टोनिक से जुड़ा हुआ आपका अगला बिंदु होगा व्हाई गैस एंड पेट्रोलियम इन गुजरात एंड असम रीजन। भारत में गैस और पेट्रोलियम का अधिकांश निक्षेप दो क्षेत्रों में है। एक वेस्टर्न एरिया, पश्चिमी क्षेत्र, जिसका विवरण हम पेट्रोलियम और गैस में पढ़ेंगे कि यहाँ पर खंभात की खाड़ी में अंकलेश्वर और गुजरात में सानंद और अन्य तेल के क्षेत्र हैं, गैस के क्षेत्र हैं। इसी तरह से भारत में गैस और पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र असम की घाटी में है। क्या कारण है कि यह दो क्षेत्र ही गैस और पेट्रोलियम की दृष्टि से संपन्न है? इसका उत्तर भी टेक्टोनिक देता ही है। इसके कारण में विवर्तनिकी कारण ही होगा। जब यह दोनों भाग, यह भाग दक्षिण में था और भूमध्य रेखा पर था, उस क्षेत्र में यहाँ पर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन थे। वह केवल गुजरात और असम की घाटियों में ही नहीं थे बल्कि पूरे इस प्रायद्वीपीय पठार पर भी थे, जिसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं कि कभी यह क्षेत्र भूमध्य रेखा पर था, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन थे और उन्हीं का आज अवशेष है कि भारत के अधिकांश राष्ट्रीय पार्क, विशेष रूप से फॉसिल पार्क, जिसमें कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जीवावशेष के वनस्पति और जीवों के जीवावशेष के पार्क हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन विशेष दुर्घटना हुई कि गुजरात के आसपास का क्षेत्र विवर्तनिकी कारण से फ्रैक्चर हो गया, विखंडित हो गया और धंस गया। हाँ, इतना विखंडित नहीं हुआ जितना महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के पश्चिम का भाग पूर्ण रूप से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार के भूखंड से अलग होकर इतना धंस गया कि उसके ऊपर समुद्र का जल छा गया, समुद्र का जल आ गया। लेकिन उससे कम विखंडित हुआ, क्योंकि विखंडन की क्रिया और उसकी सीमा दक्षिण से उत्तर जाने पर क्रमशः घटती गई। गुजरात में विखंडन कम हुआ, फ्रैक्चर कम डेवलप हुए, फिर भी यह इतना नीचे बैठ गया कि इस पर भूमध्य रेखीय वनस्पति और जीव धंस गए, समुद्र का जल आ गया, कच्छ का रण बन गया और वहाँ पर वह वनस्पति और जीव दबाव के फलस्वरूप गैस और पेट्रोलियम में रूपांतरित हो गए। ठीक ऐसे ही कुछ घटना असम क्षेत्र में हुई और असम क्षेत्र में जो रैंप वैली आप देख रहे हैं, इसमें
पर्याप्त मात्रा में गैस और पेट्रोलियम पाया जाता है, जिसका कारण है हिमालय का सिंटैक्सिस अर्थात हिमालय की बेंडिंग। यहाँ देख रहे होंगे कि हिमालय किस तरह से उत्तर पूरब जाकर नामचा बरवा के पास से अचानक दक्षिण मुड़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मुड़ने का कारण इसके ठीक पूर्व में म्यांमार प्लेट या शान का पठार है और इस बेंडिंग के फलस्वरूप यहाँ पर जितना भी भूमध्य रेखीय सदाबहार वनस्पति और जीवों के अवशेष थे, दबाव के फलस्वरूप वह गैस और पेट्रोलियम में रूपांतरित हो गए। इसलिए यदि इस बिंदु पर आपको विवर्तनिकी दृष्टि से फोकस करना है तो आप बताएंगे कि गैस और पेट्रोलियम गुजरात और असम रीजन में क्यों अधिक पाया जाता है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ भविष्य के लिए एक प्रश्न हो सकता है कि केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस और पेट्रोलियम की प्रचुरता क्यों पाई जाती है। इसको भी आपको विवर्तनिकी दृष्टि से ही व्याख्या करना होगा और बताना होगा कि यह क्षेत्र भी निश्चित रूप से कभी दक्षिण में भूमध्य रेखा पर था और भूमध्य रेखी वनस्पति और जीवों के इस क्षेत्र में भी धंसने दबने के फलस्वरूप उनका रूपांतरण गैस और पेट्रोलियम में हुआ। इसलिए केजी बेसिन के गैस और पेट्रोलियम का विवर्तनिकी विवरण इस तरह से आप दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा क्या है, हाँ द्वारिका, डब्लू बना दिए। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा द्वारिका इज सबमरीन आर्कियोलॉजिकल साइट। द्वारिका गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप के पश्चिम भारत के सुदूरतम बिंदु पर स्थित है, जो लगभग 3 तरफ से जल से घिरी हुई एक प्रायद्वीपीय स्थिति का आर्कियोलॉजिकल साइट है। द्वारिका क्यों आर्कियोलॉजिकल साइट हो गया, द्वारिका क्यों धंस गया, यह एक विवाद का बिंदु है और इस पर जाग्राफर्स, ओशनोग्राफर्स, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट सभी लोग मंथन करते हैं। क्या भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारिका आए और द्वारिका में उन्होंने डूबे हुए जलमग्न क्षेत्र पर अपनी राजधानी बनाया? नहीं। क्या उस राजधानी के बनने के बाद क्या इतनी तेज विवर्तन की घटनाएं हुई कि यह गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र और कच्छ आभरण धंस गया? नहीं, ये भी असंभव है। क्या ओशनोलॉजिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या तब के बाद इतना अधिक ग्लोबल वार्मिंग हुई कि उसके फलस्वरूप सी लेवल यहाँ राइज कर गया और द्वारिका डूब गया? और यदि सेडिमेंटोलॉजिस्ट अवसाद विज्ञानियों के अनुसार इसका अध्ययन किया जाए तो द्वारिका जो डूबी है वह जलमग्न है, जलमग्न ही नहीं है, उस पर कुछ अवसाद की परतें भी हैं। यदि उन अवसाद की कुल मोटाई निकाल लिया जाए और प्रतिवर्ष उस अवसाद के निक्षेपण की दर निकाल लिया जाए तो निश्चित रूप से हमको द्वारिका के बारे में या द्वारिकापुरी के निर्माण के समय के बारे में एक आकलन लग सकता है। कुछ भी हो, हर वैज्ञानिक द्वारिका पर अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक विचार के लोग हों, जियोलॉजिस्ट हों, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हों, ओशनोग्राफर हों। इसलिए यह एक संवेदनशील स्थान है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिस पर जर्मनी में निर्मित एक्वाजीप का भी प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से यह द्वारिका हर दृष्टि से, हर विज्ञान की दृष्टि से एक संवेदनशील प्रश्न है। यदि आपसे द्वारिका के सबमर्जेंस पर पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से टेक्टोनिक का ही उदाहरण देंगे, क्योंकि यह भाग विवर्तनिकी दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं
भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग टूटा, भ्रंशित हुआ, धंसा। गुजरात भी धंसा। और हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसी लाइन पर दिल्ली, हरिद्वार और हारसिल रिज के सहारे विवर्तन की घटना आज भी हो रही है, भविष्य में संभावित भी है। इसलिए इस आर्कियोलॉजिकल साइट अर्थात द्वारिका के धंसे होने की व्याख्या भी विवर्तन के आधार पर की जा सकती है, विवर्तन की साक्ष्यों पर ही की जा सकती है। टेक्टोनिक से संबंधित एक अगला बिंदु है काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कैम्बे। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात में अगर देख रहे हों तो इनके निर्माण का कारण क्या है, इसकी भी व्याख्या विवर्तन की दृष्टि से ही की जा सकती है। क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप में 3 उप प्रायद्वीप हैं। एक कन्याकुमारी पेनिनसुला प्रायद्वीप का मतलब स्थल का वह समुद्र की तरफ निकला भाग जो लगभग 3 तरफ समुद्र से घिरा हो। कन्याकुमारी के आसपास का भूखंड 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पूरब बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण हिंद महासागर। और तीनों यदि कहीं मिलते हैं तो कन्याकुमारी के पास, केप कमोरिन के पास। दूसरा प्रायद्वीप है काठियावाड़ प्रायद्वीप और तीसरा उप प्रायद्वीप है रन ऑफ कच्छ। प्रश्न उठता है कि गुजरात में ही क्यों यह 2 उप प्रायद्वीप बने, कहीं और भी तो बन सकते थे। लेकिन इसका एक विवर्तन की एक्सप्लेनेशन, टेक्टोनिक एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा 2 पर्वत थे जिनका विस्तार पश्चिम में काठियावाड़ क्षेत्र तक था और काठियावाड़ प्रायद्वीप में भी विभिन्न पहाड़ियाँ हैं, गिरनार, शत्रुंजय, जिनकी ऊंचाई पूरब से पश्चिम लगातार कम होती है। इस पर अभी यूपीएससी की निगाह नहीं गई, जाते ही प्रश्न फायर होगा, आप सावधान रहिएगा। इस तरह से इनकी मांडव, गिरनार, शत्रुंजय पहाड़ियों की संरचना देखें, वह विंध्याचल और सतपुड़ा की संरचना से मेल खाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह विंध्याचल और सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार था, जो टेक्टोनिक या भ्रंशन के कारण इस नर्मदा और तापी ग्रावेन के पास से अलग हो गया और अलग होकर यह प्रायद्वीप के रूप में स्थित हो गया। इस प्रकार नर्मदा और ताप्ती भ्रंशों का पश्चिम की तरफ विस्तार ही खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। इस तरह से गुजरात के इन 2 उप प्रायद्वीपों और इन 2 खाड़ियों के निर्माण की व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर की जा सकती है। हमारा अगला बिंदु है इन कंपैरिजन टू वेस्ट हिमालयाज, ईस्ट हिमालयाज is rising at faster rate, that is 4 सेंटीमीटर पर ईयर। भारतवर्ष में हिमालय के पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग के उत्थापन की दर अधिक तेज है। अर्थात यदि पश्चिम हिमालय लगभग 1.2 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उठ रहा है, तो पूर्वी हिमालय के उत्थापन की दर 4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। इस पर भी यूपीएससी पूछ सकता है, जिसकी व्याख्या आप विवर्तनिकी के आधार पर ही देंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि पहले भारतीय महासागरीय प्लेट 12 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर बढ़ी, लेकिन अरावली अग्रभाग के तिब्बत पठार से टकराने के बाद उसकी गति धीमी हो गई। परिणामतः इसका पश्चिमी भाग ऊपर उठा
और पूर्वी भाग नीचे धंसा, जिसके फलस्वरूप भारत का प्रवाह उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व हुआ और उसके दबाव से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा उत्तरी अग्रभाग अर्थात राजमहल की पहाड़ियाँ आगे की तरफ बढ़ीं और इस समय भारतीय प्लेट या पठार उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है। यद्यपि उसकी गति 4.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ही है, लेकिन वह नीचे धंस कर जा रहा है। इसलिए तिथिस भूसन्नति, जिससे हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है पर अधिक दबाव पड़ रहा है, वह दबाव गहराई में पड़ रहा है और यही कारण है कि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी हुई और यही कारण है कि हिमालय का पूर्वी भाग पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा आज अधिक तीव्र गति से ऊपर उठ रहा है। अर्थात प्लेट विवर्तनिकी का प्रभाव पूर्वी हिमालय में अधिक है और पश्चिमी हिमालय में कम। हमारा अगला बिंदु होगा व्हाई एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। एवरेस्ट विश्व की, भारत की, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्यों है, इसकी भी व्याख्या इसी प्रसंग में की जा सकती है। जैसे भारत का पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसका अग्रभाग अरावली है, टकराया तिब्बत पठार से द्रास के पास, लेकिन किसी भी भूसन्नति का लगभग मध्यवर्ती भाग ज़्यादा गहरा होता है। चाहे गांव में कोई गड्ढा है, गढ़ही हो, निश्चित रूप से उसका मध्यवर्ती भाग अधिक गहरा होगा, जिसमें अवसाद की मोटाई भी अधिक होगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि उस पर कोई चीज़ अधिक नीचे दबकर धंस कर दबाव डाल रही है तो निश्चित रूप से वहाँ पर टेक्टोनिक फोर्स भी अधिक लगेगा। अवसाद की मोटाई तो अधिक थी ही और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो गई। उसी के आसपास कंचनजंगा और अन्य चोटियाँ भी पर्याप्त ऊंची हैं। इस तरह से यह व्याख्या की जा सकती है कि पश्चिम हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में चोटियाँ अधिक हैं और अपेक्षाकृत अधिक ऊंची हैं। इसी तरह से और प्रश्न बन सकते हैं कि हिमालयन एंड अराकानियोमा रेंजेज आर आर्क शेप्ड। हिमालय और अराकानियोमा की श्रेणियाँ चाप के आकार की हैं। यदि हिमालय को देखें और अराकानियोमा को देखें तो आर्क शेप है। इस 3D मैप में देख रहे होंगे कि हिमालय किस तरह से चाप के आकार का है और इसका दक्षिण की तरफ झुकाव अराकानियोमा भी किस तरह से चाप के आकार का है। अब इसकी व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। नंबर 1, क्या तिब्बत के पठार का दक्षिणी कगार ही चाप के आकार का था? इसके प्रभाव से हिमालय चाप के आकार का हुआ। दूसरा, क्या तिथिस भूसन्नति ही चाप के आकार की थी, फलतः हिमालय चाप के आकार का हुआ? तीसरा, क्या प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार स्वयं ही चाप के आकार का था, जैसे सांचा वैसे ढांचा, इसलिए हिमालय चाप के आकार का हुआ? इसमें तीन की तीनों चीज़ें सत्य लग रही हैं, लेकिन मेन श्रेय जाता है इसको तिब्बत के पठार को। तिब्बत का पठार एक शील्ड था और प्लेट का दक्षिणी किनारा था जो अवरोधक का काम किया और उसी के सहारे यह तिथिस भूसन्नत थी और इस तिथिस भूसन्नत में जमा हुए मलबे पर जब दक्षिण से चाप के आकार के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी कगार का दबाव पड़ा, तब यह हिमालय आर्क शेप चाप के आकार का हो गया। इस तरह से यदि तीनों विकल्प में आपको एक पर निशान लगाना हो तो आप बताएंगे तिब्बत के पठार के दक्षिणी कगार का चाप के आकार का होना। इसी तरह से आप यदि अराकानियोमा को देखें तो यह भी आर्क शेप है और इस अराकानियोमा के पहाड़ को ऊपर ले जाने का श्रेय
प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग अर्थात इस मेघालय पठार को जाता है। लेकिन मेघालय पठार को इस अराकानियोमा के चाप के आकार को बनाने का श्रेय नहीं मिलता, अपितु जियोलॉजिस्ट या भूगर्भविदों का मानना है कि म्यांमार या शान का पठार ही बैरियर का काम किया और जैसे तिब्बत पठार के दक्षिण में टिथिस भूसन्नति स्थित थी, उसी तरह से इस म्यांमार या शान पठार के पश्चिम में टिथिस भूसन्नति का दक्षिण बढ़ा भाग था, जिसमें जमा हुई अवसाद पर इस गोंडवाना हिमालय या मेघालय के पठार का दबाव पड़ा और यह चाप के आकार में स्थित हो गया। इस तरह से टेक्टोनिकली ही आप हिमालय के चाप के आकार का होना और अराकानियोमा के चाप के आकार के होने की व्याख्या कर सकते हैं। हमारा अगला एक बिंदु है, व्हाट इज़ गोंडवाना हिमालय। गोंडवाना हिमालय क्या है, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हिमालय तो तृतीयक मोड़दार पर्वत श्रेणी है और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय पठार है। अब कौन सा स्थान है जहाँ पर कि गोंडवाना लैंड और हिमालय दोनों भौतिक दृष्टि से आपस में मिल जाते हैं? एक बार हम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन देहरादून MA टूर लेके गए थे। एक्सपर्ट से मिलने के पहले हम कॉरिडोर में देख रहे थे, एक बड़ा सा मैप बना था और उसमें लिखा था गोंडवाना हिमालय। लेकिन जब हम अंदर मानचित्र देखे तो उसमें मेघालय के पठार का एक बहुत बड़ा चित्र था और उसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ दिखाई गई थीं, जिसका शीर्षक था गोंडवाना हिमालय। फिर उसमें कुछ लिटरेचर देखने के बाद हमको यह स्पष्ट हुआ कि यह मेघालय का पठार अर्थात गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निश्चित रूप से संरचनात्मक दृष्टि से इस प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं और इस मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार की संरचना एक जैसी है, अर्थात यह गोंडवाना लैंड का एक इंटीग्रल समेकित भाग था जो आज मालदा गैप द्वारा इससे अलग हो गया है। लेकिन यह अलग होकर इधर पूरब में अराकानियोमा पहाड़ियों के पर्याप्त पास आ गया है और इसी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का ही आगे बढ़ा भाग मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मिकिर, रेंगमा और माजुली द्वीप की संरचना इसी प्रायद्वीपीय पठार या इस मेघालय पठार से मिलती जुलती है और यहीं पर अराकानियोमा की एक छोटी सी श्रेणी बरैल असम में मेघालय की पहाड़ियों से आकर मिल गई है। इस तरह से बरैल रेंज भौतिक दृष्टि से तो अराकानियोमा का भाग है, लेकिन यह आज संपर्क में है इस मेघालय पठार की संरचना से। इस तरह से कभी कभी गांव में जैसे एक कहावत होती है, राजा छुए रानी, अर्थात राजा जिसको स्पर्श कर ले वह रानी कहलाने लगती है। हिमालय को यदि राजा माना जाए और अराकानियोमा इसी का ही पार्ट है और अराकानियोमा की एक उंगली अर्थात बरैल श्रेणी संपर्क में आ गई है इस मेघालय पठार के। इस प्रकार से राजा की उंगली बरैल जैसे ही मेघालय पठार के संपर्क में आई, यह रानी कहलाई और इस तरह से यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जियोलॉजिकली भौगोलिक दृष्टि से यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, किंतु भौगोलिक दृष्टि से यह निश्चित रूप से हिमालय के संपर्क में आने के फलस्वरूप हिमालय कहलाती है। इसलिए यदि गोंडवाना हिमालय पर आपको लिखना है तो आप मेघालय पठार की गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा और माजुली पहाड़ियों तक ही
वर्णन देंगे और इसकी व्याख्या आप विवर्तन की दृष्टि करेंगे कि कैसे यह मेघालय का पठार जो छोटा नागपुर पठार का अभिन्न संरचनात्मक भाग था, मालदा गैप से अलग होकर और हिमालय की दक्षिण मूली शाखा अराकानियोमा के संपर्क में आ गया। इस तरह से भारत के भूदृश्य को देखने के पश्चात अर्थात उसके भौतिक स्वरूपों और उसके संसाधनों, प्रवाह इत्यादि को देखने के पश्चात विभिन्न प्रश्न उठते हैं और यह प्रश्न बहुत ही समसामयिक है, जिनकी व्याख्या टेक्टोनिक द्वारा की जा सकती है और इसी तरह से अन्य प्रश्न भी विवर्तनिकी संबंधित हैं, जिसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे।